हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे DSSB PCT कॉमर्स 2015 के बेटा नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बड़े ही अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 51, डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड द। जो हम डिमांड कर्व बनाते हैं उसके अंदर हम क्या शो करते हैं, एक तो प्राइस होता है गुड्स का, एंड सेकंड चीज़ क्या होती है हमें ये बताना है, क्वांटिटी डिमांडेड, सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड या फिर डिमांड। अब बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे बेटा, डिमांड ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन हम डिमांड तो शो करते हैं, लेकिन वो जो डिमांड होती है वो होती है जो क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जो पब्लिक डिमांड करती है वो वाली क्वांटिटी हम वहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्जिनल रिवेन्यू इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ। जो हम मार्जिनल रिवेन्यू की इक्वेशन बनाते हैं वो कहाँ से आती है, तो वो भी हमारी किससे निकलती आती है, डिमांड इक्वेशन से निकल कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन डैश दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ 1% चेंज इन प्राइस। जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो परसेंटेज किस में चेंज आने पर इसमें क्या आता है, 1% चेंज इन प्राइस आता है। तो किस में आता है, इसमें भी बेटा क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइसिंग डिसीजन आर अफेक्टेड बाय द डैश इन विच द फर्म ऑपरेट्स। प्राइसिंग जो डिसीजन होता है वो किससे इफेक्ट होता है, जिसको फर्म ऑपरेट करती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिजनेस या फिर डिमांड। तो प्राइसिंग डिसीजन किससे इफेक्ट होता है बेटा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, क्योंकि एक इकोनॉमिक का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन इनपुट इज़ वेरिएबल एंड ऑल अदर इनपुट आर फिक्स द फर्म प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स द। जो हमारी फिक्स्ड जो हमारी इनपुट्स है वो तो है सेम, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इनपुट को हम ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ या फिर आर मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मेज़र करने के हमारे 3 मेथड्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ऑल ऑफ दी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑक्योर्स व्हेन वेरिएशन इन प्राइसेस फॉर अ प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट डज नॉट रिफ्लेक्ट वेरिएशन इज। उसमें जब हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका किस पर रिफ्लेक्ट नहीं पड़ता, तो किस पर नहीं पड़ता है, कॉस्ट पर नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय। मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जब हमारी डिमांड एंड सप्लाई की पोजीशन क्या होती है, सेम होती है, वहाँ पर हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बैलेंसिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ओनली वन बायर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस नोन एज। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन पड़ा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी मोनोपोली पर टिक कर देंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं करेंगे, यहाँ पर इस शब्द पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर बायर लिखा है, क्या लिखा है, बायर लिखा है, नोट अ सेलर। यदि ओनली वन सेलर होता है तभी हमारे वहाँ पर क्या होती है, मोनोपोली होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा बायर ही सिर्फ एक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी बेटा, मोनोपोसोनी आ जाएगी, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। इनमें से किस पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई नहीं होता है, एक्सपेंशन रिगार्डिंग फर्दर प्राइसेस, स्टेटस गुड्स, गिवन गुड्स एटसेट्रा, यानी कि ऑल ऑफ दिस, इन सभी पर ही क्या नहीं होता है, हमारा डिमांड ला हमारा अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट सोर्स ऑफ ओलिगोपोली। इनमें से ओलिगोपोली का सोर्स नहीं है, ये बताना है। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड पेटेंट ऑफ राइट्स, ये तीनों ही चीज़ें बेटा सोर्स होती है किसका, ओलिगोपोली का। क्वेश्चन में पूछा है नोट, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ। कंट्रीब्यूशन इनमें से किस में से बनता है, ये बताना है आपको, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस लॉस, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेल्स। तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से हमारा कंट्रीब्यूशन बनता है। कंट्रीब्यूशन, टैबुलेशन ऑफ डाटा इज अ। टैबुलेशन ऑफ डाटा क्या होता है, नीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स की नीड भी होती है और फंक्शन भी होता है। टैबुलेशन जो होती है हमारे, देखते हैं इसमें टेबल के अकॉर्डिंग हम सारे ग्राफ वगैरह सब कुछ बनाते हैं, तो ऑप्शन ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not included under the characteristics of useful hypothesis। इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता हाइपोथेसिस के अंदर, रिलेटेड विद अवेलेबल टेक्निक, एम्पेरिज्म,
रिलेटेड विद एग्जिस्टिंग थ्योरीज या फिर सैम्पलिंग, तो सैम्पलिंग हमारा इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एरर्स, इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ एरर है? एरर्स ऑफ ओरिजिन, एरर्स ऑफ इनएडवोकेसी, एरर्स ऑफ मैनिपुलेशन, एरर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, एरर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ साइज 4600 यूनिट्स एंड वी वांट टू सिलेक्ट अ सैम्पल ऑफ 500 यूनिट्स देन रेशियो इज़, तो इसकी रेशियो हमें फाइंड करेंगे। तो डायरेक्ट सिंपल आंसर है बेटा 4600 को 500 से डिवाइड कर देंगे। जब इनको हम कट करेंगे तो हमारा 9.2 निकल कर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ कॉइन इज टोस्ट 4 टाइम्स, एक कॉइन को हम टोस्ट करते हैं 4 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। कोशिश करना कि सोल्व करके बता सकूँ ताकि मैं देख सकूँ कि आपको ये क्वेश्चन आता है नहीं आता। वैसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस इज, हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है अबाउट द पॉपुलेशन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टूल ऑफ मेजर्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, किसी भी आइटम का हमें वेरिएशन फाइंड करना है तो किस टूल का हम इस्तेमाल करेंगे इनमें से? मीन, डिस्पर्सन, मोड या हाइपोथेसिस, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, डिस्पर्सन का हम इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ पार्शिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू, रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे रिलेटेड है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बेटा डेलीगेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अथॉरिटी इज़ नॉट द मैनेजमेंट फंक्शन, नहीं सॉरी, विच इज़ नॉट द मैनेजमेंट फंक्शन, विच इज़ नॉट द मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो मैनेजमेंट के फंक्शन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी कि कोऑर्डिनेशन ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल दो डिलेज आर कॉस्टली द कॉस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग ऑल डिले मे बी इवन मोर कॉस्टली, दिस थीसिस इज बेस्ड ऑन द, तो जो ये थीसिस है ये कौन सी थ्योरी पर बेस है ये पूछा है, तो क्वीनिंग थ्योरी पर ये हमारी स्टेटमेंट बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू, हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू, अब बच्चे मैं कोशिश करती हूँ कि मानती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन लगाएंगे, इक्वल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर बेटा कोऑर्डिनेशन लिखा है, यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं लिखा है। यदि हॉरिजॉन्टल मैनेजमेंट लिखा होता तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है? हमारा कोऑपरेशन होता है। नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि एक ही जो हमारा होता है सुपीरियर, वो ही क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है? ऑर्डर देता है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि एक ही पर्सन बॉस होना चाहिए, तो ये किसके अंदर आता है? ये हमारा लाइन अथॉरिटी के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द लाइन, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जॉब रिलेशन मीन्स, जॉब रिलेशन का मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ जॉब कंटेंट, रोटेशन ऑफ जॉब बिटवीन वेरियस सेक्शन, चेंजिंग पीपल इन द जॉब, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेंजिंग पीपल इन द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है हमारी? अ मोनोपोलिथिक फंक्शनेज, अ कंसल्टेटिव नेचर, वन वेयर अ प्रोडक्ट इज असाइंड टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर, वन वेयर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड देयर आर स्पेसिफिक स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो जो ये हमारी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बेटा, वहाँ पर क्या होती है, कोई भी जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसको असाइन कर दिया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर को, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका हमारा क्या? वन वेयर अ प्रोडक्ट इज असाइन टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस ऑन द जॉब इज़ नोन एज, देखिए जॉब एनालिसिस, जॉब रोटेशन, इंडक्शन या मेरिट रेटिंग। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय होता है उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने की बात करते हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जॉब एनालिसिस नहीं आना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर हम जॉब के बारे में एनालाइज करते हैं। जॉब रोटेशन यानी कि एक पर्सन को दूसरी जॉब पर ट्रांसफ़र करना, ठीक है, वहाँ पर हम परफॉर्मेंस चेक नहीं कर रहे हैं, इंडक्शन में भी नहीं करते। तो जो मेरिट रेटिंग है उसको ये इसके अंदर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन क्या होता है, हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक पर्सन यहाँ पर है, वो इससे भी बात कर सकता है, इससे भी बात, ये इससे भी बात कर सकता है, ये इससे भी बात कर सकता है, यानी कि सोर्स का हमें पता ही नहीं होता कि बात कहाँ से आई है। तो ये किसके अंदर आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट है द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज। जो स्केलर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये हमारा कहता है सबॉर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर, line of authority must be clearly defined, all authority must vest in one single person, managers should directly supervise only a limited number of subordinates। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिटी ऑफ कमांड इज प्रैक्टिसाइज्ड इन। यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ पर प्रैक्टिसाइज करती है, अभी बताया था मैंने, कहाँ पर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वॉट इज़ रिलेटेड टू। स्वॉट किसके लिए रिलेटेड है इनमें से, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो स्वॉट होता है वो बेटा हमारा प्लानिंग में बहुत हेल्प करता है, तो ये किससे रिलेटेड है, प्लानिंग से। द टेक्निक ऑफ कैरेट एंड स्टिक इज़ यूज्ड फॉर। कैरेट एंड स्टिक एक टेक्निक है, ये कहाँ पर यूज़ की जाती है, मोटिवेशन के लिए यूज़ की जाती है, तो मोटिवेटिंग आ जाएगा। हु डेवलप्ड द थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट। विलियम जी ऑची ने क्या किया था, हमारा थ्योरी जेड को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि ये एक वो टेक्निक जिसमें क्या होता है कि एक मैनेजर के, हम देखते हैं कि एक मैनेजर कितने सबॉर्डिनेट्स को अच्छे से मैनेज कर सकता है। ये नहीं कि उसके साथ अंडर कितने हमारे सबॉर्डिनेट हैं, हमें ये देखना है कि अच्छे से, यानी कि फुल एफिशिएंसी के साथ वो कितने उसको सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है। तो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म्स नहीं है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल एंड कमेटी, ये इसके फॉर्म्स है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहन अ सीमेंट मिल, अ स्टील मिल एंड अ केमिकल कंपनी कंबाइन, इन तीनों को मिला दिया गया, तो ये किसका केस है, इनमें से ये बताना है हमें। तो ये केस होता है हमारा सर्कुलर कॉम्बिनेशन का केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय इज नोन एज। ये कौन सा हमारा कम्युनिकेशन है, देखिए जब मैनेजर है ना एम्प्लॉय कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो बिजनेस के अंदर ही कर रहे हैं ना कम्युनिकेट, बिजनेस के बाहर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो इंटर स्केलर भी नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा, क्रॉस वाइज भी नहीं होगा, तो इंट्रा स्केलर है, क्योंकि ये अपने इंट्रा स्केलर, स्केलर का मतलब क्या है, हमारा लाइन अथॉरिटी, यानी कि लाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पहले सुपीरियर है, फिर उसका सबऑर्डिनेट है, फिर इसका सबऑर्डिनेट है, ऐसे, ठीक है। तो स्केलर का मतलब तो ये हो गया, जब वो क्या बात है, मैनेजर अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, बातें कर रहे हैं, तो दोनों ये स्केलर भी है और इंट्रा, यानी कि आपस में फर्म के अंदर रहकर बात कर रहे हैं, तो इंट्रा स्केलर हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। इंडियन रेलवे इज़ एन एग्जांपल ऑफ। इंडियन रेलवे बेटा एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का है, मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी करा रखी है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है ये बताना है। ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते, ये गलत बात है, अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये बिल्कुल सही बात है, जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता। अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो, अथॉरिटी के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर से है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्स, कैन नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर कैन आएगा, ठीक है। आगे देखिए अल्टन मायो इज़ अ मेन कंट्रीब्यूटर टू। अल्टन मायो किसका कंट्रीब्यूटर है इनमें से, तो बेटा ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के ये मेन कंट्रीब्यूटर है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ टुडे कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ। मैनेजमेंट आज के टाइम में पूछा है कि हम कैसे कंसिडर करते हैं। गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, वर्किंग विद अदर्स, वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, नन ऑफ द अबव। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्किंग विद अदर्स। आज के टाइम की ये बात कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से देखिए ऑप्शन नंबर दोनों ये सेम ही है, तो इसको ध्यान मतलब आगे देखो। अथॉरिटी फ्लो अपवर्ड डाउनवर्ड, सॉरी, अथॉरिटी डाउनवर्ड्स आती है ऐसे, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपवर्ड जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमबीओ इज टेक्निक टू। एमबीओ कौन सी टेक्निक है, एमबीओ टेक्निक है स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इनटू गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जो बिजनेस के गोल्स होते हैं उनको स्प्लिट करके इंडिविजुअल को गोल बना दिया जाता है, ये कौन सी एमबीओ टेक्निक हमारी कहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म स्ट्रेटजी इज मेनली रिलेटेड टू, जो स्ट्रेटजी टर्म है वो किससे रिलेटेड है, हमारी स्ट्रेटजी प्लानिंग के अंदर आती है। स्ट्रेटजी, बजट, ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी प्लानिंग में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट हमारा बिजनेस का कोई भी प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग हैज़ बीन गिवन बाय। द बाउंडेड जो रिलेशनलिटी है ये किससे गिवन है, तो ये लाइन अथॉरिटी से आई है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लीडरशिप क्वालिटीज़ आर इनबॉर्न। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, इनबॉर्न होती है, यानी कि जब बंदा अपने जन्म से ही लीडरशिप क्वालिटी लेकर आता है। दिस नोटेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका पार्ट है, तो ये याद रखना है जो ग्रेट मैन थ्योरी दी है लीडरशिप की उसमें आता है कि जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो इनबॉर्न होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच स्पेसिफिक एक्ट हैज़ नॉट बीन पास्ड। पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उस पर हमें कोई भी स्पेसिफिक एक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कर्स अपोज रेशनलाइजेशन बिकॉज। वर्कर विरोध करते हैं रेशनलाइजेशन का, क्यों, बिकॉज ऑफ रिट्रेंचमेंट, यानी कि छटनी की वजह से वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं रेशनलाइजेशन को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का द प्रोसेस इन विच एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद द डिजायर इज कॉल्ड कंट्रोलिंग कहलाता है। कितनी बार ये आपको करवा चुकी हूँ मैं, पीछे प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने करवाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप वीडियो तो देख लेते लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।